नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो हजारों साल पहले थी, पर जिसके राज हमें आज भी हैरान करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल, एक बहुत ही उन्नत शहरी संस्कृति। हाँ, और जिसके कई रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। सही कहा। ये सभ्यता, जिसे कांस्य युग का हिस्सा माना जाता है, अपने चरम पर थी लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ओके। जॉन मार्शल ने इसे ये नाम दिया। और हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को भी याद करना जरूरी है। हमारी जो भी जानकारी है वो खुदाई से मिले अवशेषों पर ही आधारित है। तो आज हम इसी सभ्यता के कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। उनके शहर, लोगों का जीवन, व्यापार और हाँ, वो रहस्य जो अब तक कायम है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उनके शहर। सुना है उनकी नगर योजना मतलब प्लानिंग कमाल की थी। अरे कमाल से भी बढ़कर। आप सोचिए, आज से लगभग 4500 साल पहले शहर ग्रिड पैटर्न पे बसाए गए थे। ग्रिड पैटर्न मतलब सीधी सड़कें? हाँ, बिल्कुल सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। और उनकी पानी निकासी व्यवस्था, वो तो आज के शहरों के लिए भी एक मिसाल है। अच्छा, कैसी थी वो व्यवस्था? पक्की ईंटों से बनी हुई ढकी हुई नालियां थीं, हर घर से जुड़ी हुई। हर घर से? हाँ, और ये नालियां सड़कों के नीचे बनी थीं। उनमें मैनहोल भी थे सफाई के लिए, और सोक पिट्स भी, मतलब सोखने वाले गड्ढे। अरे वाह, ये तो मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहरों में ही था। या नहीं, यही तो खास बात है। ये व्यवस्था मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में तो थी ही, लोथल जैसी छोटी बस्तियों में भी मिली है। जबरदस्त मानकीकरण था। और ईंटें, क्या वो भी सब एक जैसी थी? हाँ, ये भी एक गजब की बात है। ईंटें ज्यादातर एक मानकीकृत अनुपात में होती थी, 4:2:1। धूप में सुखाई हुई या फिर आग में पकाई हुई। ये मानकीकरण तो कमाल का है। ये क्या दिखाता है? कोई बहुत मजबूत केंद्रीय सत्ता की? हो सकता है, या फिर लोगों में आपसी समझ और सहमति बहुत गहरी थी। यह सिर्फ ईंटों में नहीं, बाटों और मोहरों में भी दिखता है। अच्छा, कुछ खास शहरों की बात करें, जैसे मोहनजोदड़ो। इसका मतलब तो मृतकों का टीला है। हाँ, मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं, बहुत मशहूर है। ये शहर के ऊंचे हिस्से यानी गढ़ या सिटाडेल में स्थित था। शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सामुदायिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता होगा। और हड़प्पा, वो तो पहला खोजा गया स्थल था ना? हाँ, दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था, रावी नदी के किनारे। वहां पर 12 विशाल अन्न भंडार मिले हैं, 2 कतारों में 6-6। अन्न भंडार मतलब अनाज रखने की जगह, काफी बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। फिर गुजरात में धोलावीरा है। वो शहर 3 हिस्सों में बटा था, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। और पूरी बस्ती किले बंद थी। वहां पानी जमा करने के बड़े बड़े जलाशय भी मिले हैं। और लोथल, वो तो एक बंदरगाह शहर था, सही है? हाँ, गुजरात में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह और शायद जहाज बनाने का केंद्र भी। यहाँ एक और खास बात थी, गढ़ दीवार से घिरा नहीं था, पर ऊंचाई पर बना था। और यहाँ आग की वेदियां भी मिली। वेदियां मतलब यज्ञ वगैरह। संभवतः। और संयुक्त दफन यानी जोड़ों को एक साथ दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर राजस्थान में कालीबंगा है, जहाँ जुते हुए खेत का सबसे पुराना सबूत मिला है। जुते हुए खेत का? वाह। और वहाँ हर घर में कुआं भी था। हाँ, लगभग हर घर में। घरों की बनावट के बारे में भी कुछ सुना था कि उनमें निजता का बड़ा ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल। घर आमतौर पर आंगन के चारों ओर बने होते थे। ग्राउंड फ्लोर पर बाहर की तरफ खिड़कियां नहीं होती थीं। अच्छा। और मुख्य दरवाजे से आंगन सीधा नहीं दिखता था, थोड़ा घूमकर जाना पड़ता था। हर घर में अपना बाथरूम भी होता था। तो लगता है प्राइवेसी उनके लिए काफी जरूरी थी। अब बात करते हैं उनके जीवन की। कृषि मुख्य आधार था, है ना? हाँ, बिल्कुल। कृषि आधारित जीवन था। मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, कई तरह की दालें, तिल, बाजरा। कपास भी सुना है, सिंडन शब्द यहीं से निकला। हाँ, कपास उगाते थे और यूनानियों ने शायद यहीं से सीखकर उसे सिंडिन कहा। चावल के सबूत भी मिले हैं लोथल से। खेके के तरीके क्या थे? हल वगैरह? बैल का इस्तेमाल तो पक्का था। मोहरों पर उनके चित्र हैं। हल्के मिट्टी के मॉडल मिले हैं चोलिस्तान और बनावली से। सिंचाई के लिए नहरों के सबूत अफगानिस्तान के शौर्तुगई से मिले हैं। और धौलावीरा में जलाशय थे। हाँ, अनाज पीसने के लिए पत्थर की चक्की, जिसे सैडल कॉर्न कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता था। तांबे के औजार भी थे उनके पास। पशुपालन भी करते थे। हाँ, भेड़, बकरी, मवेशी जैसे भैंस, बैल, सुअर पालते थे। घोड़े के सबूत थोड़े सीमित हैं। सुतकांगेंडोर से कुछ मिला है, पर बहुत ज्यादा नहीं। शेर और गाय के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं।
अब आते हैं उस चीज पर जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, उनका शिल्प कौशल। वो मन के मोहरें। हाँ, वो तो कमाल का था। चनहुदड़ो एक खास जगह थी जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के लिए ही जानी जाती है। अच्छा। वहाँ क्या क्या बनता था? मन के बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मोहरे बनाना, बाट बनाना, ये सब। और खास बात ये कि चनहुदड़ो में कोई गढ़ या किला नहीं था। इंटरेस्टिंग। और शंख की चीजों के लिए? उसके लिए नागेश्वर और बालाकोट खास केंद्र थे। चूड़ियां, करछुल वगैरह बनाते थे शंख से। और ये सब सामान, मतलब कच्चा माल, कहाँ से लाते थे? ये नेटवर्क देखिए। सोना आता था कर्नाटक से, तांबा राजस्थान की खेतरी खानों से, और शायद ओमान से भी। ओमान से भी? हाँ, लाजवर्द मणि, वो नीला सुंदर पत्थर, अफगानिस्तान के शॉर्तुगई से आता था, और कार्नेलियन पत्थर गुजरात के भरूच से। मतलब व्यापार तो दूर दूर तक फैला था। बिल्कुल, मेसोपोटामिया तक। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र है। मेलुहा? हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा शायद हड़प्पा क्षेत्र के लिए ही इस्तेमाल होता था। उन लेखों में दिलमुन शायद बहरीन और मगन शायद ओमान का भी जिक्र है, जिनसे मेलुहा का व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें भी मिली हैं ना? हाँ, मिली हैं। व्यापार के लिए वो बाटों का इस्तेमाल करते थे, जिनका वजन बड़ा सटीक होता था। ये बाट चर्ट नाम के पत्थर से बनते थे। और उनका सिस्टम भी कुछ खास था। हाँ, वो 16 के गुणज पर आधारित था। नीचे के वजन बाइनरी सिस्टम में थे, 1 2 4 8 16, और ऊपर के दशमलव प्रणाली में। कमाल है। अब उन रहस्यमयी मोहरों पर आते हैं, उन पर बने जानवर और वो लिपि। हाँ, मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टेटाइट पत्थर की बनी होती थी, आयताकार या वर्गाकार। उन पर जानवरों के चित्र उकेरे होते थे और कुछ लिखा होता था। जानवरों में वो एक सिंग वाला जानवर, यूनिकॉर्न, वो तो बहुत आम है। हाँ, यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बैल, गैंडा, बाघ, हाथी भी हैं। मोहनजोदड़ो से मिली पशुपति मोहर भी बहुत खास है। पशुपति मोहर, उसमें क्या है? उसमें एक योगी जैसी आकृति पालथी मारे बैठी है, जिसके चारों ओर जानवर हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और नीचे 2 हिरण। इसे कुछ लोग शिव का आदि रूप मानते हैं। और लिपि? उसे तो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। वो लिपि चित्रात्मक है, मतलब चित्रों या संकेतों पर आधारित। करीब 375 से 400 अलग-अलग संकेत पहचाने गए हैं। लिखी कैसे जाती थी? ये बोस्ट्रोफेडन शैली में लिखी जाती थी, मतलब एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं। अच्छा, बहुत पेचीदा है। उनके धर्म या विश्वासों के बारे में क्या पता चलता है? पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है, पर कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। जैसे मिट्टी की बनी नारी मूर्तियां बहुत मिली हैं। मातृ देवी की? हाँ, शायद मातृ देवी या पृथ्वी देवी की पूजा होती थी। कुछ जगहों पर लिंग पूजा के संकेत भी मिले हैं। पीपल के पेड़ की पूजा के भी निशान हैं, मोहरों पर बने चित्रों से लगता है। और मृत्यु के बाद जीवन, कब्रों से कुछ पता चलता है? हाँ, कब्रों का अध्ययन करने पर लगता है कि कुछ सामाजिक अंतर थे। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और गहने रखे मिले हैं, शायद ये परलोक के लिए रखे जाते थे। लेकिन ज्यादा कीमती चीजें नहीं रखते थे? आमतौर पर नहीं। ऐसा लगता है कि वे बहुमूल्य वस्तुएं मृतकों के साथ दफनाने में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। हालांकि हड़प्पा में एक अपवाद मिला है, जहां खोपड़ी के पास शंख के छल्ले, जास्पर के मनके वगैरह रखे थे। तो इतनी उन्नत सभ्यता, फिर इसका पतन कैसे हुआ? ये सवाल तो आज भी एक पहेली है। बिल्कुल, ये सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास से हमें बदलाव दिखने लगते हैं। बड़े शहर धीरे धीरे उजड़ने लगे। क्या क्या बदलाव हुए? जो खास चीजें थीं, जैसे लेखन, मानकीकृत बाट, मोहरें, लंबी दूरी का व्यापार, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगा। शहरी जीवन की जगह एक तरह की ग्रामीण जीवन शैली हावी हो गई। इसे उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा चरण कहते हैं। वजह क्या रही होगी? कोई एक कारण है? नहीं, कोई एक कारण शायद नहीं है। कई सिद्धांत हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण माना जाता है। शायद मानसून का पैटर्न बदल गया हो, सूखा पड़ने लगा हो। और बाढ़? हाँ, अत्यधिक बाढ़ भी एक कारण हो सकता है। नदियों का रास्ता बदल लेना या सूख जाना, जैसे सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है। वनों की कटाई भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि ईंटें पकाने और निर्माण के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती होगी। तो मतलब कई सारी वजह हो सकती है, कोई एक नहीं। हाँ, शायद इन सब कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई हो, पर अंतिम जवाब अभी भी खोजा जा रहा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकाले? सिंधु घाटी सभ्यता वाकई एक आश्चर्यजनक रूप से विकसित शहरी संस्कृति थी। हाँ, जिसका भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा था, सामाजिक संगठन जटिल था और व्यापारिक नेटवर्क दूर दूर तक फैला था। और उनका नगर नियोजन
साफ सफाई का इंतजाम, ये तो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसा हमने कहा, बहुत से रहस्य अब भी बाकी हैं। उनकी वो लिपि क्या कहती है? उनके शासक कौन थे? क्या वो पुजारी राजा थे या व्यापारी वर्ग शासन करता था? और उनका अंत वो ठीक ठीक कैसे हुआ? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चुनौती देते हैं। तो जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा खींचती है, सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? क्या वो उनके सुनियोजित शहर हैं, उनकी रहस्यमयी मोहरें हैं, उनकी अनबूझ लिपि है, या फिर कुछ और जो आपको उस खोई हुई दुनिया के बारे में कल्पना करने पर विवश करता है?